हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट जितने प्यार से अभी तक सारे कॉन्सेप्ट समझाए उतने प्यार से ये चैप्टर आपको समझाऊंगा एंड आई प्रॉमिस अगेन यू आर गोइंग टू बी द किंग ऑफ दिस चैप्टर। आप ध्यान से वीडियो को सुनो, समझो एंड वंस दिस वीडियो गेट्स कंप्लीटेड यू विल बी द मास्टर ऑफ डीजो। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप देखो पिछले बार के एग्जाम में कितना भयंकर क्वेश्चन आया डीजो का, बट जिन बच्चों ने पढ़ा था, समझा था, अच्छे से किया था कि था क्या डीजो के अंदर, तो बड़े ध्यान से और वीडियो फॉरवर्ड मत करा करो देखते हुए, पता नहीं कौन सी डिस्कशन निकल जाए और फिर वो एग्जाम में आ जाए। समझ में आई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सबसे पहले नाम से ही पता लगता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है। दैट इज वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो है वाइंड अप हो रहा है, यही मतलब हुआ इसका। अब सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से मिलता जुलता एक और वर्ड है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। आपको पता है मैं सारी कवरेज लेके चलता हूं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जब पार्टनरशिप डीड पुरानी पार्टनरशिप डीड कैंसिल होके एक नई पार्टनरशिप बनाई जाती है, उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि आपकी पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई और अब एक नई पार्टनरशिप डीड बन रही। एग्जाम्पल के तौर पर एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब बताओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में जैसे ए और बी पार्टनर थे। कौन पार्टनर था? ए और बी। अब ए और बी पार्टनर थे और एक सी नया पार्टनर आ रहा है, तो पहली जो आपकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी वो किस में बनी थी? ए और बी में। अब जो पार्टनरशिप डीड है वो किस में बनेगी? ए, बी और सी में। तो हुआ क्या, जो आपकी पुरानी पार्टनरशिप डीड थी ए और बी की, वो क्या हो गई, अब खत्म हो गई और एक नई पार्टनरशिप डीड आई ए, बी और सी में। तो जब एक ओल्ड पार्टनरशिप डीड कैंसिल होकर एक नई पार्टनरशिप डीड तैयार होती है, इट कैन बी एडमिशन ऑफ पार्टनर, इट कैन बी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इट कैन बी डेथ ऑफ पार्टनर, इट कैन बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। In all these cases, I will say that's a example of dissolution of पार्टनरशिप, और यू कैन से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, आप दोनों के लिए सेम वर्ड्स यूज कर सकते हो। और उसके एग्जांपल्स कौन कौन से दिए फटाफट बताओ? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो होपफुली आपको समझ में आया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। व्हेन द ओल्ड पार्टनरशिप डीड इज कैंसल्ड एंड इन प्लेस अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज prepared. But in case of dissolution of firm, the partnership deed is not cancelled or new partnership deed is not prepared, rather than बोलो business is closed. Very good. तो आपको ये दो टर्म्स दिमाग में जाके बैठ गया कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। समझ में आया? चलो इसके नोट्स बनाओ बहुत अच्छे अच्छे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा इसके अंदर? ओल्ड partnership deed is cancelled and in place new partnership deed is प्रिपेयर्ड। एक न्यू पार्टनरशिप डीड हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो जितना भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, वैसे इसी को ही बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जितने भी आपने पढ़े, कौन कौन से पढ़े बताओ, फटाफट बताओ, अच्छे बच्चों की तरह। नहीं बताओगे अच्छे बच्चों की तरह? हैं, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ये तीनों के लिए मैंने कॉमन लिख दिया।
ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पार्टनरशिप डीड कैंसिल नहीं होती, रादर देन बिजनेस इज शट डाउन, बिजनेस इज शट डाउन, बिजनेस ही क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया गया। तो ये बात आपको मेरी समझ में आती है, ठीक है। अब सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता कब है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम एग्जाम में आ गया, बच्चों का दिमाग खराब, सीबीएसई वाले पागल हैं, न्यूज़पेपर्स में आ गई टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री। अरे भाई टफेस्ट पेपर कुछ नहीं आया, आप लोग पढ़ते नहीं हो, लॉजिक देखते नहीं हो, टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री लिख देते हो। ध्यान से देखो, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन केसेस के अंदर होता है, कौन से ऐसे केसेस हैं जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, सबसे पहले इफ एनी पार्टनर becomes insolvent, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनरशिप इज डूइंग इलीगल बिजनेस, कोर्ट ये कह दे कि पार्टनरशिप तो इलीगल बिजनेस कर रही है, उसको खत्म करना पड़ेगा। और सर बताता हूं, अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में चेंज कर रहे हो, आपकी पार्टनरशिप फर्म थी, छोटे लेवल का बिजनेस था, भगवान ने आशीर्वाद दिया, अच्छा हुआ, बड़ा हुआ, तो अब आप पार्टनरशिप फर्म से उसे बड़े स्केल पे लेके जा रहे हो, कंपनी पे लेके जा रहे हो, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, वाइंड अप, और क्या आ गई उसकी जगह, कंपनी। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, ये पहले भी बताया था, याद करो कहीं, गुडविल वैल्यूएशन में, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं, और अगर एक भी वीडियो स्किप करी है तो उसी में बस समझ लो ये स्किप किया। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, या पार्टनरशिप फर्म को किसी कंपनी ने परचेज कर लिया। एग्जाम्पल सर, पहले मैं लिख देता हूँ, परचेज ऑफ partnership firm by company। सपोज मैं अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेता हूँ, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, कभी गूगल पे डाल के देखना, मिलेगी आपको। अब सपोज ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी में सपोज हम तीन पार्टनर हैं, सपोज ए बी सी, ठीक है, हम तीनों पार्टनर हैं किसमें, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी में, ठीक है। अच्छा एक और बात, देखो वीडियो पसंद आती है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे, तो ये वर्ड ना जब डालोगे गूगल पे तो साइड में ना गूगल रेटिंग मांगता है, थोड़ी सी रेटिंग वेटिंग दे देना, कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख देना, ठीक है, पॉजिटिव वाली लिखना, पॉजिटिव वाली मतलब जो लगता है एकदम, हाँ, कुछ ये नहीं कि आर्टिफिशियली सर को खुश करने के लिए, जो आपको लगता है वो लिखो, उसकी रेटिंग करना ग्रूमिंग एजुकेशन की। फेसबुक पे पेज पे भी जाकर आप इसे क्या बोलते हैं, लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज है ग्रूमिंग एजुकेशन का। चलो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ABC तीन पार्टनर है। अब ये जो तीन पार्टनर हैं, हमें गूगल से एक ऑफर आया, गूगल आपको पता है कि भैया आप लोगों की कंपनी जो है हम परचेज करें, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो कौन परचेज करना चाहता है, गूगल। हमने कहा जी क्या बात है, इतने अच्छे दिन हमारे, अच्छा खासा पैसा देंगे, गूगल वाले खरीद रहे हैं। अपनी पार्टनरशिप फर्म को हमने गूगल को बेच दिया, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। नाउ इट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द कंपनी। तो पहला केस था कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, हमने अपनी पार्टनरशिप कोई, जैसे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी है, उसको मैंने ग्रूमिंग एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाया, ठीक है, तो दैट्स अ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। बट मेरी कंपनी को, अगर किसी मेरी पार्टनरशिप को किसी और कंपनी ने खरीदा, तो दैट्स अ परचेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय कंपनी। और कौन सा एग्जांपल हो सकता है सर, बड़े ध्यान से सीखना, मर्जर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, क्या लिखा है मैंने, मर्जर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये क्या है सर, ध्यान से समझो।
सपोज दो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, एक्स एंड कंपनी, वाई एंड कंपनी। एक तो ना बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, एंड कंपनी लिख दो, सर ये तो कंपनी हो गई। अरे नहीं भाई, सुनो, कंपनी जो होता है ना, कंपनी की पहचान होती है कि उसके एंड में या तो प्राइवेट लिमिटेड आता है या लिमिटेड आता है। अगर किसी के एंड में पार्टनरशिप की पहचान क्या होती है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, नाम देख के कैसे बताओगे, बताओ। उसके एंड में आपको या तो एंड कंपनी लिखा हुआ मिलेगा या लिखा हुआ मिलेगा एंड एसोसिएट्स, तो वो पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बताओ पहचान क्या होती है, उसके एंड में आपको लिखा हुआ मिलेगा एंड सन्स। समझ में आई बात, अग्रवाल एंड सन्स, बनिया एंड सन्स, समझ गए। चलो मैं भी बनिया हूँ, देखो, एक्स एंड कंपनी, वाई एंड कंपनी। तो अब ये दोनों पार्टनरशिप फर्म थी अलग अलग, अब इन दोनों ने मिलके आगे से बिजनेस करना है, तो इन्होंने बना दी एक्स वाई एंड कंपनी, तो इसको बोला जाता है मर्जर। तो अब होगा क्या, एक्स एंड कंपनी भी डिसॉल्व हो जाएगी, वेयर एज वाई एंड कंपनी भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और एक नई पार्टनरशिप फर्म बनी एक्स वाई एंड कंपनी। ठीक है, तो ये केसेस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। ये मैंने आपको बताया था, लिस्ट द केसेस, एक क्वेश्चन करवाया था अगर आपको याद हो, लिस्ट द केसेस अदर देन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ as well as change in PSR where computation of goodwill is required. तो in these cases we need the computation of goodwill. ये goodwill के अंदर जो केस हुआ था कि at the time of conversion of partnership into company, at the time of purchase of partnership firm या merger of partnership, लिख दूँ मैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आ सकता है आपसे, और पहले कवर अप किया हुआ है जहाँ तक मुझे याद है, नहीं किया हुआ तो चलो देख लो। लिस्ट द केसेस other than reconstitution of firm where goodwill computation is required। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 नंबर का। ठीक है, तो इसके अंदर आपको लास्ट के 3 केसेस लिखने हैं, कौन कौन से, कन्वर्जन टू कंपनी वाला, परचेज बाय कंपनी वाला, पूरा पूरा लिखना है, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और तीसरा कौन सा, मर्जर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिस्ट द केसेस वेयर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड। समझ में आया? तो ये चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके अंदर वो सारे केसेस आप लिख लोगे, तो थ्योरी एस्पेक्ट आपको समझ में आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है क्या। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग की। अभी तो आपको मैंने मीनिंग समझाया है सिर्फ, अब मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग फॉर dissolution of firm, accounting for dissolution of firm। चलो जी, अब ध्यान से समझना, बड़ा जायकेदार मज़ा आने वाला है, ध्यान से समझिए। मैं गया एक पार्टनरशिप फर्म में, सपोज ABC एंड कंपनी है, उन्होंने कहा जी हम पार्टनरशिप बंद कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग करो जो करनी है। अब अकाउंटिंग करनी है मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, तो बिजनेस बंद हो रहा है मतलब बिजनेस में जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन सबको भी क्या करना है, मुझे बंद करना है। यस और नो भाई, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे मुझे क्या करने पड़ेंगे, क्लोज करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर मतलब मेरा मेन मकसद क्या होता है, टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ध्यान से समझना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब मैंने देखा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 ही तरह के अकाउंट्स होते हैं, या तो एसेट्स के अकाउंट या आपके लायबिलिटी के अकाउंट, या तो एसेट्स के या लायबिलिटी के। जैसे कुछ दिख रहा था मुझे फर्नीचर अकाउंट
एक मुझे दिखा से बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, एक मुझे दिखा आपका से डेटर अकाउंट, ऐसे सारे अकाउंट दिख रहे थे, ठीक है। ऐसी लायबिलिटी में मुझे दिखेगा से आपका क्रेडिटर अकाउंट, ऐसी आपका मुझे दिख रहा है लायबिलिटी में से बीपी अकाउंट, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, पार्टनर्स के, ये सब दिख रहा था। अब मुझे इन सबको क्लोज करना। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले मैंने कहा कि ये इतने सारे, ये तो मैंने 5-6 लिखे हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 100 से ज़्यादा अकाउंट्स ओपन हो रखे होते हैं। इन सबको मैं बंद करके एक जगह ले आता हूँ। इन सारे अकाउंट्स को, ये जो एसेट्स के हैं और ये जो लायबिलिटीज़ के जितने अकाउंट्स हैं, इन सबको क्लोज करके, इन सबको क्लोज करके मैं बैलेंस को ट्रांसफ़र करता हूँ एट वन प्लेस, ताकि मुझे एक बेटर पिक्चर मिल सके, टू हैव बेटर पिक्चर। अब ध्यान से समझना, जो बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हैव बेटर पिक्चर। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एसेट्स। आप बताओ जो एसेट्स होते हैं, अब ध्यान से समझना, जानकारी होनी चाहिए आपको। एसेट्स का कैसा बैलेंस होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले मैंने किया टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब मैं एक एक करके आपको जर्नल सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मुझे करनी है टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स appearing in to close the books of accounts appearing in, बस इतना ही करो आप, इन हटाओ, ये जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना उन्हें क्लोज करना। अब सबसे पहले असेट्स। असेट्स का क्या बैलेंस होता है? डेबिट। अब डेबिट बैलेंस को खत्म करना है अगर, तो क्या करते हैं बताओ? क्रेडिट। तो मैंने क्या किया, असेट्स को क्रेडिट कर दिया टू असेट्स अकाउंट, ठीक है। और इसको मैं ले जाता हूं एक न्यूली ओपन अकाउंट, जिसको मैंने नाम दिया रियलाइजेशन। क्यों नाम दिया रियलाइजेशन सर? और कोई नाम रख देते, रीवैल्यूएशन रख देते। अरे बेशर्मो, मैं पार्टनरशिप फॉर्म बंद करने जा रहा हूँ, चीज़ों को निपटाने जा रहा हूँ, असेट और लायबिलिटी सबको ख़त्म करने जा रहा हूँ। ख़त्म, निपटाओ, निपटाना मतलब रियलाइज करो, तो इसीलिए नाम पड़ा रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट जो वर्ड है ये आया आपके रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट से, जो आपको 11th में याद हो। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि एनी प्रॉफिट और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस, जैसे बिल्डिंग अगर 10 लाख की है और वो 15 लाख की हो गई, तो क्या प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देंगे? नहीं, जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक ये एक्चुअली सेल नहीं हो जाता। ये सारी बातें होती थी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्लास 11th में, तो वहीं से ये वर्ड रियलाइजेशन आया। चलो लीव इट, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो सारे असेट्स को क्लोज करने के लिए, असेट का डेबिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट किया, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट हुआ। अब इसके बाद लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको क्लोज करने के लिए इसके बेशक ट्रांसलेशन लिख लो, बीइंग असेट्स अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ठीक है। ऐसी अब लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, डेबिट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। मतलब बीइंग लायबिलिटी अकाउंट आर क्लोज्ड। अब ध्यान से समझना एक एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सपोज आपकी एक बिल्डिंग है, ध्यान से समझना, बैलेंस शीट है, उसमें आपकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग आपकी दिख रही है 10 लाख की, जबकि नीचे आपको बोला गया मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 12 लाख। समझना आराम से, रिलैक्स होके, अब कॉन्सेंट्रेशन से समझो, मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, अब तुम्हें पढ़ने में भी आएगा। फिर बिल्डिंग 10 लाख की दिख रही है और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 लाख।
क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर ये जो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू एसेट, वेदर इट विल बी फ्रॉम 10 लाख एंड 12 लाख। हो सकता है आप मुझे जवाब दे दो कि सर 10 लाख से हो गया 12 लाख से, बट लॉजिक बताओ क्या है। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पे लॉजिक नहीं होते ना तभी एग्जाम में कन्फ्यूजन आती है कि यार होगा किससे, और लॉजिक होंगे तो कन्फ्यूजन ही नहीं आएगी। ध्यान से समझो। तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो अपीयर कर रहे हैं उन्हें क्लोज करना है। मैंने आपसे पूछा बिल्डिंग अकाउंट 10 की, उसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख की है, तो वेदर आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट हेयर एज 10 लाख और एज 12 लाख। तो मैं यहां पर लिखूंगा 10 लाख। क्यों लिखूंगा, ध्यान से समझना। कैन आई से जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है इट्स अ बुक वैल्यू, या देसी भाषा के अंदर जो भी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। वैल्यू अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज बुक वैल्यू। जो वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखती है हम उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। और यहां हम कर किसको क्लोज रहे हैं बताओ, किस लिए कर रहे हो एंट्री, ये कर रहे हैं सर टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर हम यहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए कर रहे हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें क्या दिखती है, बुक वैल्यू, तो बताओ ये दोनों एंट्रीज जो होंगी, ये दोनों एंट्रीज जो होंगी वो किससे होंगी सर, ये दोनों एंट्रीज होंगी बुक वैल्यू से। समझ में आई बात। किसी भी तरीके का मार्केट वैल्यू का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दिस एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड विद द पर्पस to close the books of accounts, and the value which is appearing in the books of accounts is known as book value, not the market value। समझ में आ गई ना। अब ध्यान से समझो, एक वर्ड होता है अनरिकॉर्डेड असेट। समझते चलो, मजा आ रहा है। अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड असेट क्या होता है। अनरिकॉर्डेड असेट ऐसा असेट जो मेरे पास है बट जिसकी एंट्री मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालना भूल गया या नहीं डाली, या बुक्स में नहीं दिख रहा, वो जीरो वैल्यू है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज मैं ये चेयर परचेज करके लेके आया और ये चेयर की एंट्री मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, तो ये चेयर तो मेरे पास है बट ये बुक्स के अंदर अपीयर नहीं कर रही। तो ये एक तरह का क्या हो गया बताओ, अनरिकॉर्डेड एसेट। समझ में आई बात। तो अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है, ऐसा एसेट जिसकी बुक वैल्यू जीरो है बट वो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया। तो मैं डेफिनेशन लिखूं, क्या है अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट अपीयरिंग इन books, sorry, asset not appearing in books but exist, ऐसे एसेट जो बुक्स में अपीयर नहीं कर रहे हैं, या ऐसा सिंपल बोलूं, जब इनकी जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट होगी अनरिकॉर्डेड एसेट की, वो क्या होगी, नील, क्योंकि वही है ना, एसेट नॉट अपीयरिंग इन बुक्स बट एग्जिस्ट। तो एक बात बताओ, क्या ये जो मैंने एंट्री करी है रियलाइजेशन टू असेट्स, क्या इसके अंदर अनरिकॉर्डेड असेट आ सकते हैं, आ सकते हैं, नहीं आ सकते। गुड। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी कोई बुक वैल्यू नहीं होती। तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर अनरिकॉर्डेड असेट एंड सेम वे लायबिलिटी, क्योंकि उसकी भी कोई बुक वैल्यू नहीं होती, आर नॉट कंसिडर्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनरिकॉर्डेड असेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को, अनरिकॉर्डेड असेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम यहां पर कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू जीरो होती है। अनरिकॉर्डेड असेट या लायबिलिटी क्या होता है, ऐसी लायबिलिटी एसेट जो कि बुक्स में अपीयर नहीं करते
बट एग्जिस्ट करते हैं ऐसे असेट्स और लायबिलिटी की जो बुक वैल्यू होती हैं वो क्या होती है, नील होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हुआ क्या, जितने भी बुक्स में असेट्स दिख रहे थे, लायबिलिटीज दिख रही थी, वो सारी की सारी मेरे पास आ चुकी हैं। और कहाँ आ चुकी हैं, मेरे घर पे। कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब मैं एक एक करके सारे असेट्स को बेचना स्टार्ट करता हूँ। समझ में आई बात, आइए। तो स्टेप 2, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। क्या लिखा मैंने, रियलाइजेशन ऑफ असेट। अब ये क्या है, रियलाइजेशन ऑफ असेट मतलब अब हम असेट्स, भाई असेट्स हैं जो बेचेंगे। अब ध्यान से समझना, बड़े आराम से। सबसे पहले रियलाइजेशन ऑफ असेट, असेट बेचेंगे, पैसा आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो असेट बेचने से पैसा आया तो मैंने लिख दिया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब असेट मेरे पास से, सॉरी पार्टनरशिप फर्म के पास से चला गया, तो कायदे से हम क्या करते हैं, असेट कम हो गया तो असेट को क्रेडिट कर देते हैं। बट हम यहाँ असेट नहीं लिखेंगे क्योंकि असेट का सारा बैलेंस अब कहाँ ट्रांसफर हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट में। समझ में आई बात। तो हम एंट्री लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में। अब एक बात बताओ, जो असेट्स बिकेंगे, अच्छा एक बात बताओ, ये चेयर मैंने अपनी बुक्स में, या सपोज ये पेन है, ये पेन मैंने अपनी बुक्स में 1 करोड़ रुपए का लिख रखा है, तो क्या 1 करोड़ का बिक जाएगा? क्या ये पेन 1 करोड़ का बिक जाएगा अगर मैंने बुक्स में लिख रहा? भाई अगर पेन की मार्केट वैल्यू 5,000 रुपये, तो 5,000 का ही बिकेगा ना। तो जो असेट्स रियलाइज होते हैं वो किस वैल्यू पर होते हैं, वो किस वैल्यू पर होते हैं सर, मार्केट वैल्यू पे। यहां पर बुक वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया, यस और नो, पक्का। अच्छा, अब सपोज कोई अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज होता है, अनरिकॉर्डेड असेट इज सोल्ड। भाई एक बात बताओ, मैंने ये चेयर लेके आया, ठीक है, इसे मैंने बुक्स में नहीं लिखी। अब बुक्स में अपने लिखना भूल गया तो इसका मतलब क्या है, बिक ही नहीं सकती। भाई बुक वैल्यू 0 है, बुक्स में नहीं लिखी, भूल गया लिखना, तो क्या इसका मतलब ये बिक ही नहीं सकती? सर बिक तो सकती है। और किस पे बिकेगी बताओ, मार्केट वैल्यू पे। तो बिक तो सकती है ना, या नहीं बिक सकती? हाँ सर बिक सकती है। समझ में आ रहा है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, सर ये तो समझ में आ गया। यहां पर आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया था क्योंकि हमारे असेट्स बेचने से कम हो रहे थे। यहां पर भी आप कहते हो कि चलो आपने एक बार के लिए रियलाइजेशन लिख दिया। बेटा ध्यान से समझना, ये बातें ऐसे नहीं पता लगती, बड़ी इन डेप्थ रिसर्च करिए, उसके बाद मैं आपको बता पा रहा हूं। ध्यान से समझिए, यहां तो आपका असेट कम हो रहा था, आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, यहां पर भी आपने रियलाइजेशन क्रेडिट कर दिया। और से मैं कहता हूं क्योंकि असेट बिका है तो असेट्स कम हो रहे हैं, बट ये तो एक अनरिकॉर्डेड असेट था, मतलब इसकी कोई बुक वैल्यू ही, बुक्स में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसकी नो एग्जिस्टेंस इन बुक्स। तो फिर आप इसके लिए क्रेडिट कर रहे हो रियलाइजेशन को। आप ये कैसे कह सकते हो कि असेट कम हो रहा है इसलिए मैं रियलाइजेशन को क्रेडिट कर रहा हूं? आप मेरी बात समझ रहे हो? यहां तो समझ में आता है, एक रिकॉर्डेड असेट था, मेरी बुक्स में दिख रहा था, वो बिका, मैंने उसे खत्म किया, वो क्रेडिट हो गया, और असेट अकाउंट ना होकर रियलाइजेशन हुआ क्योंकि सारे असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर थे। बट यहां पर उसे आप रियलाइजेशन को क्रेडिट क्यों कर रहे हो? और अगर आप ये कहते हो कि असेट कम हो गए बेटा अनरिकॉर्डेड असेट बेचने से, तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूं, वो असेट तो बुक्स में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। समझ में आया?
मैं इसलिए यहाँ इसलिए क्रेडिट नहीं कर रहा क्योंकि एसेट कम हो रहा है, यहाँ मैं इसे क्रेडिट कर रहा हूँ इन द कैटेगरी ऑफ इनकम। कैसे सर? लो बता देता हूँ। इस चेयर की बुक वैल्यू कितनी है? 0। अब सपोज ये 20,000 की बिक गई, अब इसकी बुक वैल्यू 0 है और ये 20,000 की चेयर बिक रही है, तो 20 का 20,000 बुक मेरे लिए अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है या नहीं? भाई एक बात बताओ, जिसकी बुक वैल्यू 0 है और अगर मुझे उसकी सेल्स वैल्यू 20,000 रुपये मिल जाती है, तो बताओ इसमें आप मेरे को प्रॉफिट कितना बताओगे? कहोगे सर पूरा का पूरा 20,000। तो मैं इसे यहाँ जो क्रेडिट कर रहा हूँ, नॉट इन द कैटेगरी कि मेरे असेट कम हो रहे हैं, जस्ट इन द कैटेगरी, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है बेटा? इनकम है। तो चाहे रिकॉर्डेड असेट बिके चाहे अनरिकॉर्डेड असेट बिके, एंट्री तो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बट देयर इज अ डिफरेंस। अगर असेट बिक रिकॉर्डेड असेट बिक रहा है तो मैं रियलाइजेशन क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि मेरे असेट कम हो रहे हैं, जबकि अगर मेरा अनरिकॉर्डेड असेट बिक रहा है तो मैं रियलाइजेशन क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे लिए इनकम है। समझ में आ रही है आपको बात? नहीं आ रही? देखो बेटा समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे टाइम लगा दो। सच बात बता रहा हूं, एग्जाम की औकात नहीं है, फिर आप एकदम फ्री हो जाओगे। आपका जो खेलना कूदना बंद रखा है ना वो चालू हो जाएगा, क्योंकि आपकी रिवीजन कम हो जाएगी ना। आप रटते हो चीजों को, बार बार देखते हो एक ही चीज, इतना नहीं करना। देखो मैंने अपने सारे बाल उड़ा दी मेहनत करके, कर ली रिसर्च, तुम उसको एंजॉय करो बस, वीडियो देखो, समझो बस, नोट्स बनाओ, खत्म। फिर कोई भी क्वेश्चन, और क्वेश्चन कौन से? जो सीबीएसई में आया, सिर्फ वो प्रैक्टिस करने और कुछ नहीं करने। किसी भी बुक में उठाओ, सीबीएसई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बस, जो सीबीएसई एग्जाम में आए, और कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। समझ में आई? और आराम से रिलैक्स होकर देखो। और हाँ, मेरी एक बात, कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग द वीडियोस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल ग्रुप, फेसबुक, सब पे वीडियोस को प्लीज शेयर करो प्लीज। इस मेरे एजेंडे को कि एक क्वालिटेटिव एजुकेशन टू एवरी स्टूडेंट पहुंचनी चाहिए। और अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करो कि वो उसे आगे और शेयर करे अगर उसे पसंद आ रही है। तो मुझे पता है आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, बस प्लीज इसको रोकना नहीं है, इसको आगे बढ़ाते चलना है। हर बच्चे तक, एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया, ये वीडियोस हमें पहुंचानी है। और एक जब हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट से पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप देखो कितना मज़ा आता है। एक अलग ही चीज़ परमानेंटली अब आपके दिमाग में जाके बैठ गया। वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। असेट्स को सबसे पहले खत्म करना है। लायबिलिटी, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो पहली एंट्री रियलाइजेशन टू असेट, दूसरी एंट्री क्या डाली? लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। स्टेप 2 में असेट्स को रियलाइज कर रहे हैं। रिकॉर्डेड असेट है कैश टू रियलाइजेशन, अनरिकॉर्डेड असेट है कैश टू रियलाइजेशन, बट दोनों में रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। वहां इसलिए हो रहा है क्योंकि असेट्स कम हो रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि ये इनकम है। अब चलो मैं एक छोटा सा बात और बताता हूँ, ध्यान से समझना। थोड़ी वीडियो बड़ी बना रहा हूँ, जानबूझ के बना रहा हूँ, पक्को मत। बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं देखता हूँ बच्चे रटते हैं, मेरे को ना बड़ा दुख होता है। मैं 2-3 स्कूलों में सेमिनार लेने के लिए गया, देखा क्या हो रहा है यार, ऐसे रटवाया जा रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट ये यहाँ आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। क्या बच्चे वो आगे जाके कुछ करेंगे? जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, आपके दिमाग का एनालिटिक्स नहीं खुलेगा, आप चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाओगे। और आज आप छोटी जॉब को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, छोटे से कॉन्सेप्ट को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आगे जाके बड़ी पोस्ट क्या संभालोगे आप? फिर वही क्लर्क बन के रह जाओगे, 25-30-50 हज़ार की नौकरी। ये जो एनालिसिस पावर खुलती है ना, ये यहीं से खुलनी शुरू होती है जब आप सोचना शुरू करते हो। आज यहाँ सोचोगे तभी तो आगे जाके सोच पाओगे। इसलिए प्लीज स्टॉप क्रैमिंग, रटना छोड़ दो, सिर्फ फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा, लेकिन वंस यू विल स्टार्ट लर्निंग द कॉन्सेप्ट, यू विल स्टार्ट लविंग द स्टडीज। दैट्स माय प्रॉमिस। चलिए आइए, एक जो मैं आपको बात बताने जा रहा था वो ये कि सपोज ये डाउट आपके मन में नहीं आया तो मैं रेज कर रहा हूं। सपोज सर बैलेंस शीट है, उसमें बिल्डिंग दिख रही है 10 लाख की, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है बिल्डिंग इज सोल्ड एट 12 लाख, ठीक है सर। तो आपने क्या किया, आपने एंट्री डाल दी कैश डेबिट 12 लाख टू, या शुरू से ही एंट्री डाल देता हूँ एक एक।
पहले आपने क्या किया होगा सर, बिल्डिंग को आप रियलाइजेशन में लेके गए, मतलब आपने पहली एंट्री करी रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, और फिर आपने 10 लाख 10 लाख, ये फर्स्ट वाली एंट्री है बुक वैल्यू, यही करी ना बेटा, और फिर आपने एंट्री डाल दी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12 लाख 12 लाख। सर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 की चीज अगर 12 में बिकी, वो प्रॉफिट का है, वो तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करे। लिखो ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। मेरा डाउट समझ रहे हो? मैंने आपसे पूछा यहां पर वाई प्रॉफिट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, वाई प्रॉफिट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। यहां पर आपने प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? क्वेश्चन समझ में आया? आओ अब जवाब देता हूं। आप एक बात बताओ, जरा आप यहां रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। अगर आप यहां रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, ध्यान से समझना, आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूं। डेबिट में यहां पे मैंने लिखा बिल्डिंग, कितना 10 लाख। क्रेडिट में लिखा कैश, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है ना, कितना 12। ध्यान से समझना, क्रेडिट डेबिट, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। अब आप सबसे पहले तो ये समझो, एक तो ये भी बच्चों को समझ में नहीं आता, ध्यान से समझना। अगर मैं पूछूं इस अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस बच रहा है या क्रेडिट बैलेंस बच रहा है? इस अकाउंट के अंदर बच रहा है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, वो भी कितने का? 2 लाख का। एक बात सुन लो, अगर आपके साथ कोई अकाउंट है, जैसे वहां 10 लाख है या 12 लाख है, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उस साइड का बैलेंस बच रहा है। मतलब यहाँ डेबिट में 10 है, क्रेडिट में 12 है, ज्यादा किस साइड का? क्रेडिट का। तो आई विल से क्रेडिट बैलेंस। और कितना ज्यादा है? 2 लाख। तो 2 लाख क्रेडिट का बैलेंस बच रहा है। समझ में आई बात? कैसे बैलेंस बोला जाता है? वट यू विल से, इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है 2 लाख का। अच्छा रुको, सपोज यहाँ पर 70 दिख रहा है और यहाँ पर 40 दिख रहा है, तो वट यू विल से, सर इस अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस बच रहा है कितने का? 30 का। समझ में आई बात? चलिए, अब 10 लाख की बिल्डिंग है, आपने उसे 12 लाख रुपए में बेचा और 2 लाख का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। ये 2 लाख रुपए का ही तो प्रॉफिट है। आप देखो 10 लाख की चीज कितने के बीची? 12 लाख। तो आप बताओ प्रॉफिट कितने के आते हैं? 2 लाख के। और प्रॉफिट का जो है आप क्या करते हो? क्रेडिट। यस सो। रियलाइजेशन अकाउंट आपके प्रॉफिट और लॉस को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर देता है, इसलिए आपको सेपरेटली प्रॉफिट या लॉस रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो, आपने यहाँ बुक वैल्यू लिखी, यहाँ क्या लिखी? मार्केट वैल्यू। अपने आप आ गया 2 लाख का क्रेडिट, एंड दिस इज नथिंग बट द प्रॉफिट। समझ में आई? तो एक बात, बेशक आप इस एग्जाम्पल को, मुझे लगता नहीं वैसे नोट डाउन करने की जरूरत है, बट अगर आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना है तो मोस्ट वेलकम, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो कैन आई राइट डाउन नो प्रॉफिट स्लैश लॉस इज सेपरेटली no profit or loss is recognized because it gets automatically adjusted in realization account। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई डाउट है? सच सच बताओ, दिल पे हाथ रख के। पक्का शेयर करोगे ना वीडियो? एक चीज मांग रहा हूँ सिर्फ, गुरु दक्षिणा में। हाँ, वीडियो शेयर करते रहो हर बच्चे तक, हर बच्चा आगे जितने बच्चों को फैला सकता है फैलाए। अगर वो भी पसंद आती है तो, पसंद नहीं आती तो मुझे फीडबैक भेजो कि सर आपकी वीडियो पसंद नहीं आई, आप इसे ऐसे सुधारो। वो भी सुधारूंगा, लेकिन मकसद में जुड़ना है आपको। आई अब तो असेट रियलाइज होने की एंट्री समझ में आ गई, ये था रिकॉर्डेड और ये था अनरिकॉर्डेड। अगर मैं इसी में लिखूं तीसरा पार्ट, स्टेप अभी स्टेप 2 ही चल रहा है, उसी में ये ए एंट्री थी आपकी, ये आपकी बी एंट्री थी,
अनरिकॉर्डेड असेट की। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सी की। असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर ने कहा इधर ले आओ असेट, मुझे चाहिए। पार्टनर असेट टेक ओवर कर रहा है, जो मर्जी करे, हमें क्या, हमें तो एंट्री करनी है। क्यों भाई? असेट कम हो रहा है तो टू रियलाइजेशन, हाँ या ना? अब असेट माइट भी रिकॉर्डेड असेट हो बुक्स में जो दिख रहा हो, और माइट भी अनरिकॉर्डेड हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर वो रिकॉर्डेड असेट लेके जा रहा है तो मैं रियलाइजेशन क्रेडिट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा असेट कम हो रहा है, और अगर वो अनरिकॉर्डेड लेके जा रहा है तो मैं इसे कम कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी इनकम है। और जब पार्टनर असेट लेके जाता है तो अब आपको पता है, मैं एडमिशन में पढ़ा चुका हूँ, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है। वो आप वीडियो होपफुली देख चुके हो। प्लीज़ सारी वीडियोस लाइन से देखो, मिस मत करो एक भी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक भी वीडियो मिस करना बहुत खतरनाक है आपके लिए। एक एक वीडियो देखो प्लीज़। इकोनॉमिक्स की सारी, अकाउंट्स की सारी, बीएस की भी आ रही है, मैथ्स की भी आ रही है, सब देखनी है आपको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, समझ में आया? और वो भी जिस वैल्यू पर लेके जा रहे हैं, मार्केट वैल्यू, या जिसको हम बोलते हैं एग्रीड वैल्यू, समझ में आया? तो असेट सोल्ड, अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड, असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये भी आपको समझ में आ गया। डी पार्ट उसी का, असेट इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। अब बोलो सर, अब देखते हैं आप फंस गए। अब अरे क्या फंसाओगे आप? आओ, असेट इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। बताओ असेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है टू रियलाइजेशन, यस और नो? गुड। रिकॉर्डेड है तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि एसेट कम हो रहा है, समझ में आया? और अनरिकॉर्डेड है तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि इनकम है। चलो अच्छा बताओ, लायबिलिटी भी कम हो रही है नहीं हो रही? और लायबिलिटी भी सारी कहाँ ट्रांसफर हो चुकी हैं बचवा? लायबिलिटी भी सारी रियलाइजेशन में दिख रही है। तो मतलब लायबिलिटी अगर खत्म हो गई तो उसके लिए भी रियलाइजेशन ही डेबिट होगा, यस और नो? जब रियलाइजेशन ही डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो रहा है तो कैन आई से, अगर असेट कोई क्रेडिटर लेके जा रहा है तो उसकी किसी भी तरीके की कोई एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि असेट गए तो रियलाइजेशन क्रेडिट, लायबिलिटी गई तो रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए कोई एंट्री नहीं। तो अगर कभी भी असेट टेकन ओवर होता है बाय क्रेडिटर, आपको कोई एंट्री नहीं करनी। वो फंसाएगा एग्जाम में आपको, ऐसे फंसाएगा, ध्यान से समझो। ऐसे लिखेगा, अनरिकॉर्डेड असेट इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, या ऐसे लिखेगा आपको, अनरिकॉर्डेड असेट इज टेकन ओवर बाय अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। अरे कुछ भी लिख ले भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वो आपको ऐसे लिखेगा, बिल्डिंग इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, या ऐसे लिखेगा, बिल्डिंग इज टेकन ओवर बाय अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। अरे कुछ भी लिखे, अनरिकॉर्डेड हो रिकॉर्डेड हो, बस इतना ध्यान आपको समझ में आ गया। इफ एनी एसेट हैज बीन टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर, ये चारों में से कोई भी वो आपको देगा, आपको ये समझ में आता है कि मुझे कोई एंट्री नहीं करनी है। और मैंने अपना एक धर्म सत्य बात जो समझ ली,
if any asset is taken over by creditor तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। समझ में आ गया? चाहे वो असेट रिकॉर्डेड हो, चाहे वो असेट अनरिकॉर्डेड हो, चाहे वो क्रेडिटर रिकॉर्डेड हो, चाहे वो क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड हो, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए मेरी बात? नहीं आ रही समझ? अरे आ रही है बेशर्म? हाँ या ना? फिर लाइक करो भी वीडियो, फटाफट लाइक करो। हाँ गुड। अब तो आपको यहाँ तक कैसे बुक्स क्लोज करनी है और कैसे असेट्स में 4 चीज़ें, बिक जाएगा, पार्टनर लेके जाएगा या क्रेडिटर लेके जाएगा, वो सारी बातें मैंने आपको सिखा दी। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसके बाद जो बात आती है हमारी, दैट इज स्टेप 3, रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी खत्म हो रही। अब केस 1, पेमेंट ऑफ, चलो फटाफट बताओगे अब आप ये, पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड लायबिलिटी। रिकॉर्डेड मतलब जो बुक्स में दिख रही है। क्या होगा सर? कैश चला गया और लायबिलिटी खत्म हो रही है। लायबिलिटी क्योंकि कम हो रही है तो हम अपने रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी सारी वहीं दिख रही थी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसमें भी क्या होगा सर? रियलाइजेशन टू कैश। चलो बताओगे मुझे आंसर? क्वेश्चन पूछूं? पूछने दो भाई। यहाँ डेबिट हुआ क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, बुक्स में दिख रही थी, और यहाँ पर ये क्रेडिट हुआ क्योंकि असेट्स कम हो रहे थे। यहाँ भी असेट्स कम हो रहे हैं। यहाँ बताओ रियलाइजेशन डेबिट क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है रियलाइजेशन डेबिट? क्योंकि ये लॉस है। क्या लायबिलिटी कम हो रही है? नहीं। अरे भाई अनरिकॉर्डेड है, कैसे लिख दूं लायबिलिटी कम हो रही है? यहाँ इसलिए डेबिट हो रही है क्योंकि लॉस है। लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर कह रहा है मैं पे कर दूंगा, छोड़ो तुम्हारे बस की नहीं है। तो लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। बस अगर पार्टनर लायबिलिटी को टेकन ओवर कर रहा है, पार्टनर लायबिलिटी को टेकन ओवर कर रहा है, तो बताओ क्या होगा? लायबिलिटी कम हो रही है, गुड, रियलाइजेशन डेबिट, और आपको पता है उस केस में हम पार्टनर अकाउंट को क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट। और ये मैं आपको उसमें एडमिशन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखते हुए आओ, समझ में। और ये किस वैल्यू पर होगा? एग्रीड वैल्यू। और अगर एसेट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर है उसका क्या होगा? वो मैं ऑलरेडी लास्ट इसमें कवर अप कर चुका हूँ। तो यहाँ तक मैं आपका जरा एक बार फर्स्ट पार्ट ओवर करता हूँ, बाकी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊँगा। ठीक है, बाहर स्टूडेंट्स घूर घूर के देखना है, हमें भी पढ़ा दो थोड़ा सा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई लाइक, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट शेयर इट। फेसबुक पे इतनी बातें शेयर करते हो, ये भी शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप जितने हैं बार बार शेयर करो, डेली गुड मॉर्निंग की तरह शेयर करो कि यू हैव टू वॉच दिस। अपने दोस्त की भलाई बस इसी से करनी है, दोस्तों भाई बंधु सब में। ये चैनल कंप्लीट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, जो कॉमर्स स्टूडेंट है उसके लिए चैनल है। अगर कोई बात उसके अभी मतलब की नहीं है तो 3 महीने में और आ जाएगी। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एंटायर कॉमर्स ऑन दिस, वेदर इट इज BCom, इट इज CA, इट इज CS, इट इज 11th, इट इज 12th, एंटायर कॉमर्स, इट इज PhD, इट इज MCom, कंप्लीट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। ठीक है।